Good morning dear student, वेलकम टुडेज वीडियो। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझाया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और क्यों बनाते हैं हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर के कारण। ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है जो कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का, जो चित्रा प्रकाशन की बुक है उसकी बुक का। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बैंक समाधान विवरण का अर्थ एवं परिभाषा लास्ट वीडियो मैंने डिफाइन किया था, तो एक बार और समझ लें कि बैंक समाधान विवरण हम क्यों बनाते हैं। यानी कि रोकड़ शेष, जो व्यापारी की यहाँ पर कैश बुक होती है, उस कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस के मिलान करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करते हैं। क्योंकि रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में कभी कभी अंतर आ जाता है। ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में अंतर आ जाता है, जबकि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैश बुक तैयार कराता है और वह अपना खाता बैंक में भी रखता है। बैंक उसे पासबुक प्रोवाइड कराता है और उस पासबुक में जितने भी लेन देन होते हैं बिजनेस और बैंक के बीच में, उस सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड उस पासबुक में होते हैं। तो पासबुक और जो बिजनेसमैन के द्वारा कैश बुक तैयार की गई है, यदि उनके बैलेंस में अंतर आता है तो ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिनके कारण दोनों के शेषों में अंतर आता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है निगमित किए गए चेक जो अभी तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए। देखिए होता क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि बिजनेसमैन, बिजनेस का जो व्यापारी होता है, वह कभी कभी चेकों से भुगतान करता है। अगर हमें कोई भी पेमेंट करना है तो हमने चेक से भुगतान किया, लेकिन उस चेक का भुगतान यदि बैंक से नहीं हुआ है, ठीक है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यदि उस चेक का भुगतान बैंक से नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होगा और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक से तो हमने माइनस कर दिए, हमने चेक का भुगतान किया और अपनी रोकड़ पुस्तक में उसको घटे हुए मूल्य पर दिखा दिया, कम कर दिया, लेकिन बैंक से तो अभी पेमेंट ही नहीं हुआ है तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा होगा। इसलिए रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेषों में अंतर आ जाता है। सेकंड पॉइंट है चेक संग्रह करने हेतु बैंक भेजे गए परंतु अभी तक संग्रह नहीं हुआ। यानी कि चेक इश्यू फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्शन बाय बैंक, यानी कि हमने चेक इशू किए कलेक्शन के लिए, लेकिन बैंक ने अभी तक उनको जमा नहीं किया या कलेक्शन नहीं किया है। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन पेमेंट के लिए चेक देता है बैंक में, उसी प्रकार से चेक कलेक्शन के लिए भी चेक भेजता है। जैसे मुझे कहीं से चेक प्राप्त हुआ और वह चेक मैंने बैंक में भेज दिया जमा करने के लिए, लेकिन बैंक वालों ने उस चेक को अभी तक जमा नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में भी रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर आ जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में डेबिट किए गए शुल्क। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बैंक हमारे खाते से कुछ चार्जेस काट लेता है, जैसे एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज या कोई भी ऐसा चार्ज जो बैंक के द्वारा काटा गया है, तो उससे हमारा बैंक का खाता कम हो जाता है और कैश बुक का खाता अधिक रहता है। तो ऐसी कंडीशन में कैश बुक के शेष और पासबुक के शेषों में भी अंतर आ जाता है। सीधी बात है, बैंक ने हमारे खाते से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज काट लिया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा,
और जो बिजनेसमैन में कैश बुक है उसका बैलेंस ज़्यादा होगा, तो इस कारण से दोनों के बैलेंसों में अंतर आ जाता है। नंबर 4 पॉइंट है बैंक खाते में सीधी जमा की गई राशियाँ। देखिए स्टूडेंट, यदि हमारे बैंक में किसी भी कस्टमर ने सीधे पैसे जमा कर दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है और रोकड़ पुस्तक का बैलेंस कम हो जाता है, जिसके कारण दोनों के बाकियों में अंतर आ जाता है। 5th पॉइंट है बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज एवं लाभांश। बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज व लाभांश। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, बैंक हमारे ब्याज को कलेक्शन करता है। जब हमारा पैसा जमा होता है बैंक में तो बैंक ब्याज प्राप्त करता है, या कहीं से हमें किसी कंपनी से लाभांश मिल रहा है और वह कंपनी सीधे हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर रही है लाभांश को या डिविडेंड को, तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। एक सीधा एग्जाम्पल है, आपका खाता नंबर है बैंक में और उस खाते में आपको कहीं से ब्याज मिला या डिविडेंड लाभांश मिला, तो वह ऐसी स्थिति में बैंक का बैलेंस ज़्यादा होगा। 6 पॉइंट है ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा भुगतान। ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा भुगतान। यदि बैंक हमारे खाते से किसी प्रकार का कोई पेमेंट कर देता है मेरे ऑर्डर से, तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो इस ट्रांजैक्शन से दोनों की बाकियों में अंतर आ जाता है। 7 पॉइंट है जमा कराए गए चेक बट्टा कराए गए विपत्रों का अनादर। जब चेक का अनादर हो जाता है, यदि हमने कोई चेक पेमेंट के लिए या कलेक्शन के लिए बैंक भेजा है लेकिन चेक डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, चेक का अनादर, कि जब किसी भी चेक का रुपया देने के लिए बैंक मना कर देता है तो वह चेक का अनादर कहलाता है। जैसे मैंने आपको चेक दिया और आप उस चेक को लेकर के बैंक गए, लेकिन बैंक वालों ने पेमेंट करने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हो सकता है उस चेक में कोई मिस्टेक हो, चेक में कोई गलती हो किसी भी प्रकार की, जैसे डेट गलत हो, नाम गलत हो सकता है, साइन मैच नहीं हो रहे हैं, चेक कटरा हुआ या ज़्यादा रफली चेक है, या मेरे खाते में पैसे नहीं हैं। इन कारणों से बैंक किसी भी चेक का पैसा देने के लिए मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में चेक का अनादर कहलाता है। चेक के अनादर होने से भी कैश बुक के शेष और पासबुक के शेषों में अंतर आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट थे, आपको 7 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जिनसे रोकड़ पुस्तक के शेष और पासबुक के शेषों में अंतर आ जाता है। ओके स्टूडेंट।